हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन एक कमीशन आया था जो कि इंडियन एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। एंड ये कब आया था? 1964 में। ठीक है, 1964 में। और ये सबमिट कब हुई इसकी रिपोर्ट? 66 में, मतलब 2 इयर्स लगे इसको। तो बेसिकली कोठारी कमीशन जो था वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था, एक कमेटी या कमीशन या एक ग्रुप जिसमें ये डिस्कशन किया जाना था कि भाई एजुकेशन सेक्टर में कैसे क्रांति लाई जा सकती है, क्योंकि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, है ना। 20 लगभग हमारे ईयर्स हुए थे आज़ाद हुए हुए, और मतलब हमें इसमें रिफॉर्म लाना था एजुकेशन सेक्टर में। तो एजुकेशन में सेक्टर में कैसे रिफॉर्म्स लाए जाएं, वो एक गवर्नमेंट सोच रही थी कि एजुकेट करना है हर इंडिविजुअल्स को, तो कैसे किया जा सकता है। तो एक कोठारी कमीशन बेसिकली एक कमीशन बनाया गया था फॉर द रिफॉर्मिटी ऑफ इन एजुकेशन सिस्टम में। कितना मतलब हौच पौच हो गया था उस टाइम के, कह लो। तो क्या हुआ था कि इसमें एक कमीशन बनाया गया जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, क्या क्या वो डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सी हर प्रकार के डिस्कशंस एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन सिस्टम कैसा ट्रांसफॉर्म होगा। कोठारी कमीशन इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ठीक है। रिकमेंडेशन जो थी वो 29 जून 1966 में इसकी जमा हो गई थी। कोठारी कमीशन जो था वो गवर्नमेंट ने सेटअप करा था। ये फॉर्म हुआ था 1964 में जुलाई में, ठीक है। एंड ये सबमिट हो गया था 1966 में, और ये जैसे ही सबमिट होता है वैसे ही डिज़ोल्व हो गया था। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी भाई जो हैं, ठीक है, डॉक्टर थे। एंड इन्होंने इनकी ही अध्यक्षता में ये कमीशन बना था। मतलब ये इनको लीड कर रहे थे, चेयरमैन थे, है ना। ही वॉज देन चेयरमैन ऑफ यूजीसी का के चेयरमैन थे कोठारी जी। तो कोठारी कमीशन इनके ही नाम से बना हुआ है। कोठारी कमीशन 6th कमीशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब हमारा मतलब आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद का ये पहला ऐसा फर्स्ट कमीशन था जो एजुकेशन सेक्टर में लाया गया था। कोठारी कमीशन जो है वो कोर ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स थे। इसमें 20 मेंबर्स थे, ठीक है, जो कि इस कमीशन को देख रहे थे कि क्या क्या इसमें रेनोवेशंस होंगी, क्या चीज़ें इसमें एडअप होंगी। कमीशन कंसल्टेशन फ्रॉम द पैनल ऑफ 20 ओवरसीज कंसल्ट, ये सब चीज़ नहीं है इसमें। ये इम्पॉर्टेंट है कि 20 जो मेंबर्स थे, ठीक है, 20 कोर ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। इस कोठारी कमीशन में जो 20 लोग थे, उसमें भी जो लोग थे बाहर के भी थे, मतलब कि यूएस से, यूके, जापान, फ्रांस, स्वीडन, ये 5 प्रकार के मतलब देश हैं, प्रकार के नहीं जो देश हैं, 5 जो देश हैं वो भी इस पे शामिल थे, जो कि अपनी रिकमेंडेशंस इसमें ऐड कर रहे थे। रिकमेंडेशंस क्या कि वो अपना आइडिया या जो भी एक्सपीरियंस उसने अपनी लाइफ में करा होगा कि अच्छा ये ऐसा होता है हमारे एजुकेशन, हमारा जो गांव का जो स्कूल है वो उसमें ऐसी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो उनके भी आइडियाज़ ले सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल देखा गया कि एक्सपर्ट्स का ये एक्सपर्ट्स को लाया गया था। 20 एक्सपर्ट्स थे वो, ओवरऑल सिर्फ इंडिया से नहीं, वो बाहर से भी थे, ये कहने का मतलब है। और 19 वर्किंग ग्रुप इसमें इसमें ना जो 20 थे, इसमें से जो 19 जो थे वो वर्किंग ग्रुप थे जो कि इसमें काम कर रहे थे इन द स्पैन ऑफ 21 मंथ, ठीक है। कमीशन इंटरव्यू 9,000 पीपल्स हु वर वर्किंग इन द स्कॉलर्स, एजुकेटर और साइंटिस्ट। देखिए इस कमीशन के दौरान 21 मंथ लगे, ठीक है, 12 और 12 24 मंथ होते हैं ना, 24 मंथ से पहले। तो कहने का मतलब है कि इसमें 9,000 लोगों को
9,000 लोगों को इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया, उनके उनका आइडियाज़ लिए गए, टीचर्स के आइडियाज़, एजुकेटर जो पढ़ाने वाले थे, साइंटिस्ट थे, क्या कौन सी टेक्निक्स हैं जो बच्चा पढ़ सकता है, अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें एडअप थी। रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय कोठारी कमीशन 29 जून 1996 थे 1966 सॉरी टू MC चागला देन द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। उस टाइम पे जो मिनिस्टर थे ना चागला, क्या ही नाम है, आई डोंट नो। तो ये सभी चीज़ें, ठीक है, ये बीच में कहाँ से लाइन आ गई। एनीवेज, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, मतलब कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या उद्देश्य थे, इस कमीशन को बिठाने का क्या उद्देश्य रहा होगा उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर में क्रांति लाने की बात कर रहा है ये, कि भाई चीज़ें इम्प्रूव हों, एजुकेट हों, लोग लिटरेट हों, क्योंकि उस टाइम पे ना लिटरेट भी नहीं थे। अब तो मेजर फोकस रहता है कि एजुकेट हो, चिल्ड्रन एजुकेट हो, ना कि लिटरेट, क्योंकि अब तो कितने सारे लोग पढ़ चुके हैं फिर भी उनको एजुकेशन नहीं है। तो कोठारी कमीशन के ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे क्या थे, 1964 की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई अपने एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना था, उसमें पॉलिसीज़, गाइडलाइंस को डेवलप करना था, जो पहले एजुकेशन सिस्टम था उसको रिवाइंड करना था, इवॉल्व द जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। जनरल पैटर्न क्या होता है कि भाई जैसा घिसा पीटा पैटर्न होता था, जैसे टीचर ने जो थोप दिया वही पढ़ के आना है और कुछ भी अपना दिमाग खोपना नहीं चलाना है, बस रोट में मेमोराइजेशन थी। तो इन सबको इवॉल्व करना था, और इसमें और भी क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, वो टू एग्जामाइन द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर। हर एक एजुकेशन सेक्टर को हर एक सेक्टर, मतलब कि एक पैटर्न होता है, जैसे स्कूल में एक प्राइमरी बच्चे को क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, सेकेंडरी बच्चे को कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से वो लिटरेट ना होता चला जाए, एजुकेट भी हो, साथ में एक अच्छा इंडिविजुअल क्रिएट हो। तो ये सारी चीज़ें कोठारी कमीशन के द्वारा रखी गई। ऑल्दो ये कोठारी कमीशन जो एस्टैब्लिश किया गया था वो एजुकेशन सेक्टर में क्रांति लाने की बात करता है। इसमें 2 डोमेन थे, 2 पक्ष रखे गए थे, जिसमें लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन। लीगल 23 रिकमेंडेशन इसमें पाई गई, मतलब 23 रिकमेंडेशंस, ठीक है। कोठारी कमीशन हैज़ गिवन 23 रिकमेंडेशन टू रिवैम्प द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कि 23 रिकमेंडेशंस, भाई ये रिकमेंडेशंस मतलब ये देखो 23 रिकमेंडेशंस आ गई। आई थॉट यू विल अंडरस्टैंड। ये देखो इसमें एक में ही आपको दिख रहेंगे। तो भाई ये देखो 23 रिकमेंडेशन मतलब 23 मुद्दों पे बात की गई। तो अब 23 मुद्दे कौन से हो सकते हैं कि एजुकेशन, भाई ये क्या हो रहा है, एनीवेज गाइस माफ़ करिएगा। डिफेक्ट इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन, जो एग्जिस्ट कर रहा है एजुकेशन सिस्टम वो कैसा चल रहा है भाई, घिसा पीटा, रोट मेमोराइजेशन। तो डिफेक्ट जो भी था उस पर बातचीत करनी थी सबसे पहले। तो ये जो पहला कचरा हमको प्रोवाइड कर रहा था वो उसको रिफॉर्म करना था, डिफेक्ट्स को जानना था। इन टीम्स, ये जो 17 मेंबर्स या 20 मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, जो बाहर के भी लोग इसमें एडेड थे, इनका ये काम था भाई, क्या करना है आपको भाई, जो भी डिफेक्ट्स दिख रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, डिफेक्ट्स जो भी मतलब कि कोई भी ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं या लैकेज कुछ दिख रही है, तो उसको जानना पहले, इसको फाइंड आउट करना। दूसरा, एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए। अब पता चल गया कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसे रेनोवेट हो सकती हैं या ऐसे इवॉल्व हो सकती हैं। दूसरा इसमें ये था कि भाई क्या एम्बिशन सेट करेंगे हम एजुकेशन के माध्यम से, बच्चा क्या डेवलप कर पाएगा, अपने वोकेशनली इंडिपेंडेंट हो पाएगा, अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव कर पाएगा, कुछ समाज को दे पाएगा। तो ये सारी एम्बिशंस सेट कर दी गई उस टाइम पे इस कमीशंस के द्वारा, कि भाई एजुकेशन के द्वारा अगर बच्चा एजुकेट हो रहा है तो क्या वो क्या ले रहा है उसमें से। अब
ये एजुकेशन तो चलो हमने एम्बिशन बड़ी बड़ी बना दी कि भाई ऐसा स्वामी विवेकानंद जी निकल के आएगा या कोई, या महात्मा गांधी जैसा भी कोई प्राणी इस धरती से निकल के आएगा एजुकेशन के माध्यम से, ये हमने एम्स बना दी। बट वाइल टीचर अगर अच्छा नहीं होगा, इफेक्टिव टीचर नहीं होगा, या उसकी मेथडोलॉजीज अच्छी नहीं होंगी टीचिंग की, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि उसमें से अच्छा मटेरियल निकल पाएगा? नहीं। तो मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर को भी ट्रेंड करना एज अ इसका पार्ट बना कि लाइक उनको भी उनके लिए मेथड्स लाए गए कि भाई कैसे टीचर पढ़ाएगा क्लास में, हाउ ही और शी टीच इन द क्लास, कैसे बच्चे उससे सीखेंगे, टीचिंग स्टाइल्स क्या होने चाहिए, मेथड्स क्या रहेंगे, बाय लर्निंग बाय डूइंग रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ लेक्चर मेथड्स हो गए जो हम बीएड में सीखते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इसके बारे में भी डिस्कशन हुई। टेक्स्ट बुक, बच्चे को टेक्स्ट बुक रोट मेमोराइज नहीं करवाना है कि लाइक कि बच्चा क्या कर रहा है कि उसको रटते जा रहा है टेक्स्ट बुक को, पिए घोल के पी जाना, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशन से सर्कुलेट करे। करिकुलम कैसा रहेगा, बच्चे का ओवरऑल सर्वांगीण विकास हो पा रहा है उस करिकुलम से या नहीं, सिर्फ रट ही रहा है, या लाइफ में वो कुछ और भी कुछ सोच पा रहा है, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, अपनी कल्चरल एथनिसिटी को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। तो ये सारी करिकुलम में आती है, ये चाहे वो समेटिव असेसमेंट हो या चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, नेवर द माइंड। सिक्स्थ इसमें आ गया एजुकेशन स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड, कि भाई एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है। पहले क्या होता था, 12th तक हमारी 5+3+3+3+4 ये पैटर्न अभी बना दिया गया कि इस तरह से हमारी जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है वो किस तरह से होगी, जो हायर लेवल की एजुकेशन है वो किस पैटर्न। तो ये स्ट्रक्चर है एजुकेशन स्ट्रक्चर की, इस तरह इतने से इतने तक बच्चे इस क्लास में पढ़ेंगे, मतलब ये सब एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात कर दी इन्होंने। फिज़िकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, भाई बच्चा अगर स्वस्थ नहीं रहेगा वो कैसे तन मन धन से पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो फिज़िकल वेलफेयर, उसकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व हो पा रहा है। विमेन के लिए एजुकेशन, क्योंकि विमेन को बहुत पीछे छोड़ दिया लोगों ने, तो इसलिए विमेन के लिए एजुकेशन भी काफ़ी इसमें एम्फेसिस किया गया। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बच्चे को गाइड करना, काउंसलिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करी गई। प्रॉब्लम ऑफ सुपरविज़न एंड इंस्पेक्शन, कि भाई सुपरविज़न में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम सुपरवाइज़ कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला की मतलब जो अगर बंदा कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ को, वो कैसे किसी करिकुलम को पढ़ा पाएगा, या किसी साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा पाएगा, या कोई मैथ्स को पढ़ा पाएगा। अगर उसको लैंग्वेज आती है कोई भी बेसिक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और अपनी मदर टंग, तो वो कर जाएगा कोई भी काम। तो कहने का मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला काफ़ी, इसी को हमारे मेजर हमारा यही फोकस है, 3 लैंग्वेज फार्मूला को कैसे इनकलकेट करना है बाय लर्निंग। तो ये बेसिक इम्पॉर्टेंट है। बट जो हम मेजर जो इश्यूज़ थे, 23 इश्यूज़ थे, उसमें डिस्टेंस एजुकेशन, कैसे बंदा अब 2 साल उसके वेस्ट हो जाते हैं एमए करने में, बीएड करने में, अलग अलग उसके 4 साल इसमें वेस्ट हो गए। अगर वो कॉरस्पॉन्डेंस से कर लेता है तो उसके कितने साल वेस्ट होने से बच जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस एजुकेशन भी यहाँ पे लाई गई। सेलेक्टिव एडमिशन, कैसे एडमिशन, वोकेशनली एजुकेशन देना बच्चे को कि भाई तुम्हें क्या करना है फ्यूचर में जाके। एजुकेशन ऑफ ऑन मॉरल्स भूलते जा रहे हैं हम, एथिक्स के बारे में जानते नहीं हैं। रिलीजन के बारे में किस तरह से एजुकेशन हो। यूनिवर्सिटी टीचर एजुकेशन, तो ना सिर्फ इसमें बच्चे की बच्चे के बारे में बात की गई है, यहाँ पे टीचर एजुकेशन के बारे में भी बात की गई है कोठारी कमीशन के अंदर। अडल्ट एजुकेशन, क्योंकि आजकल क्या होता है, हमें सिर्फ वोकेशनली इंडिपेंडेंट होने के लिए सारी एजुकेशन दी जाती है, जहाँ एनसीईआरटीज़ पढ़ा दी जाती है। बट अडल्ट एजुकेशन क्या होती है कि भाई बड़े होके तुम कैसे तुम्हारे क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, सारी एडल्ट एजुकेशन के अंदर आती है। यूनिवर्सिटी के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स
क्योंकि मैनेज करना भी एक बड़ी बात होती है भाई। सिर्फ पढ़ाना और क्लास में बच्चे को आ जाएगा, तो अगर मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे काम कर पाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, वर्क एक्सपीरियंस, हायर एजुकेशन, इवैल्यूएशन। तो इन सब का लास्ट में ये रहता है कि इवैल्यूएट करना कि कोई चीज़ अच्छे से हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो भी फॉर्मुलेट की गई हैं यहाँ पे, सारी एजुकेशन की रिकमेंडेशन थी, इस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जो कि 23 रिकमेंडेशंस देखने को आती है। तो आई होप इसमें मेजरली अगर देखा जाए ना, तो जहाँ तो कहानी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है, उसका करिकुलम, उसका क्या एम्स रहते हैं, उसके फिज़िकल वेलफेयर, विमेन के एजुकेशन के बारे में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में, सुपरविज़न कैसे करना है, लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना है, डिस्टेंस एजुकेशन कैसे हो सकती है, वोकेशनल एजुकेशन कैसे हो सकती है, बच्चे की मॉरल्स और रिलीजन एजुकेशन कैसे हो सकती है। सिर्फ एक चीज़ें हैं जो कि टीचर एजुकेशन और सुपरविजन्स हो गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के बारे में। ना सिर्फ बच्चे को भी इंक्लूड किया, टीचर को भी इंक्लूड किया गया कि भाई टीचर ही ट्रेंड होगा, उसके मेथड ही अच्छे होंगे तो वो अच्छे से इम्पार्ट कर पाएगा कोई चीज़ को। तो इसमें टीचर के बारे में भी बताया गया है। अब इसमें ब्रीफली हम अगर बात कर लें, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये हमें थोड़े समझ में आएगी चीज़ें। प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द 6 to, उस टाइम पे 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी इस कमेटी के द्वारा। दूसरा लैंग्वेज, फ्री एंड कंपल्सरी हो गया एजुकेशन। दूसरा हो गया लैंग्वेज, द कमीशन रिकमेंडेड अडॉप्टिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला एट द स्टेट लेवल। हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में 3 प्रकार की लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। 3 प्रकार की लैंग्वेज। जो बच्चा है, ठीक है, वो पैदा होता है अपनी मदर टंग के साथ, जो भी उसके घर में बोली जा रही भाषा है वो उसकी मदर टंग होगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो कोई रीजनल लैंग्वेज हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मदर टंग हो गई जो बचपन से उसने कानों में सुनी है, कानों में जो उसके पहली लैंग्वेज जो पढ़ी है वो उसकी मदर टंग हो गई, ठीक। अब इसमें ये डिफ्रेंशिएशन है कि भाई जैसे भारत में हिंदी स्टेट्स हैं और नॉन हिंदी स्टेट्स हैं। कुछ में हिंदी नहीं बोली जाती, कुछ में बेसिक जो उनकी मदर टंग है वो हिंदी में ही बोला जाता है। तो इसमें बताया गया है कि भाई जैसे उसकी मदर टंग ही क्या है, हिंदी, तो ऑब्वियसली वो सेकंड लैंग्वेज उसकी क्या होगी, सेकंड जो लैंग्वेज वो स्कूल या कॉलेजेस में जाके सीखेगा, कॉलेज में नहीं, स्कूल में जो सीखेगा वो अंग्रेजी होगी। क्या होगी? अंग्रेजी। और थर्ड लैंग्वेज कोई अदर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अदर लैंग्वेज कोई भी, जैसे कि एंशंट लैंग्वेज होगी संस्कृत, ठीक है। मान लो कि हम नहीं है भाई, हमारी मदर टंग हिंदी नहीं है, हम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तो हमारी मदर टंग मान लो कि हम क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, ठीक है, मराठी, जो भी स्पेलिंग आई डोंट नो, मराठी। तो हमारी जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो हम क्या सीखेंगे, हिंदी। और थर्ड लैंग्वेज हमारी क्या हो जाएगी, इंग्लिश, ठीक है, ये होगी। बच्चा क्या सीखेगा, मराठी तो वो घर से सीख रहा है, जब स्कूल में जाएगा तो वो थोड़ी हिंदी सीखेगा, और जो थर्ड लैंग्वेज जो सीखेगा वो अंग्रेजी होगी। आई होप यू विल सम लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजिंग, ओके। तो दूसरा ये आया लैंग्वेज, द कमीशन रिकमेंडेड अडॉप्टिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला एट द स्टेट लेवल। हर एक स्टेट में 3 प्रकार के लैंग्वेज सिखाई जाएं।
इसमें ये निश्चय किया गया कि भाई लैंग्वेज जो है सदर्न स्टेट में वो हिंदी सीखी जाए, और इट इंटेंडेड टू द प्रमोट हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। जो जो हिंदी नहीं जानती हैं स्टेट्स, उनको हिंदी, इंग्लिश और उनकी जो रीजनल भाषा है वो सिखाई जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेज संस्कृत एज वेल एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, प्रेफरली इंग्लिश। कि ये जो कटारी कमीशन था उसमें रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट किया गया, रादर कि वो हिंदी पहले सीखें या इंग्लिश पहले सीखें। मेजर फोकस किया गया मदर टंग, क्योंकि मदर टंग जो होती है वो उसमें अगर लर्न करेगा कुछ भी चीज़ें वो उसके लिए बहुत इजी हो जाती हैं। तो रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट किया गया, रादर कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज सीखे। इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा सेकेंडरी रही है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज कह लो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब कि वो शौक़ों के लिए सीख सकते हैं। बट हाँ, जब आप लोअर लेवल पे हो तो आप मदर टंग तो आपको आएगी ही आएगी, क्योंकि वो आपने घर से ही सीख ली है। फिर उसके बाद आपकी जो है हिंदी लैंग्वेज ही आएगी, हिंदी लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड द फेवरेबल एडिक्वेट सर्विस टू द टीचर। टीचर के लिए एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये कोठारी कमीशन। इसमें ना हम मेजर पॉइंट्स करें, क्योंकि 23 रिकमेंडेशन हम पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं, बट हम मेजर पढ़ सकते हैं कि 6 से लेके 14 तक को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई। दूसरा उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की कि भाई 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। नॉन हिंदी स्टेट और हिंदी स्टेट्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करके दिखाया कि भाई हिंदी स्टेट्स हैं तो वो इंग्लिश सीखेंगे और संस्कृत सीखेंगे, या फिर उनकी कोई रीजनल लैंग्वेज होगी वो सीखेंगे। और तीसरा ये है कि टीचर के लिए एक सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि वो ट्रेंड हो सकें और अपने आप को प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी फ्रीडम टू कंडक्ट एंड पब्लिश दोज रिसर्चेस। क्या होता है कि टीचर जब इसमें टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है कि अगर टीचर अच्छा होगा, ट्रेंड होगा, उसको पता होगा कि हाउ टू इनकलकेट द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स एंड कैसे उनसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, तो ये सारी चीज़ें टीचर ही उन्हें क्या करेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। टू प्रमोट द सोशल जस्टिस एंड कोठारी कमीशन फोकस ऑन द गर्ल्स एजुकेशन ऑन द बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल पीपल्स, फिजिकली मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन। अब ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का पैरामीटर्स आ गए इसमें कि भाई जो डाइवर्स एजुकेशन, जो बैकवर्ड रह चुके हैं या मार्जिनलाइज जिसे हम कहते हैं, कि काफ़ी जो पिछड़े रह गए हैं, सोशली डिसएडवांटेज जिन्हें मिली है, या जो बैकवर्ड हैं, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन होगी, लाइक पहले विमेन को इतना पढ़ाया ही नहीं गया। हमारी मम्मी ही देख लो कि हमारी मम्मी कितनी पढ़ी हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इतनी मतलब इतना ही वहाँ पे एजुकेशन को दी गई, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगी। तो गर्ल्स एजुकेशन को इसमें ज़्यादा तवज्जो दी गई। बैकवर्ड सिर्फ तवज्जो देने से नहीं होगा भाई, इसमें ना इम्प्लीकेशंस रूट लेवल पे नहीं हो रही है। रूट लेवल पे जब होगी तो ना होगी। अब कितने 75 साल हो गए हमारे इसको बने हुए, 75 नहीं तो कम से कम 60 साल लगा लो। 60 साल के अंदर कितना इम्प्लीकेशंस आ गया। आज कितने विमेन हैं जो गांव में वो क्या नहीं कर रही हैं। मास्टर्स तो कम लगभग सबकी है, सब ही कर रहे हैं। जो कुछ कुछ ही लोग होंगे जो पीएचडी नहीं किए होंगे। तो बेसिकली पीएचडी भी आज लोग कर रहे हैं। बट क्या है ना कि इंसान को एजुकेट करना है, ताकि लिटरेसी तो हो गई है, ये कैप्चर हो चुकी है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, जैसे सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, इस कोठारी कमीशन का ये भी लक्ष्य था कि भाई सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। एक तबके को हमें ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ मेन को ऊपर, क्योंकि मेन को हमेशा ही तवज्जो मिली है, वो हमेशा ही पढ़ा है, वो हमेशा ही आगे बढ़ा है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, सीडीएस हो, कोई भी एसएससी हो, कोई भी एरिया हो। बट क्या होगा ना
कि गर्ल्स को हमेशा पीछे ही रखा गया कि तुम नहीं करोगी ये। तो अब क्या है कि इस कमीशन के माध्यम से गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं, बैकवर्ड क्लासेस इज मीन्स कि जो कि समाज ने जिसको पीछे रख दिया है, जैसे कि दलित्स हो गए, जो लोअर कास्ट होती है वो बैकवर्ड हो जाती है। ट्राइबल जो कभी इसमें ऐड ही नहीं होना चाहते थे हमारे साथ मेन स्ट्रीम में, ट्राइबल पीपल्स हो गए, ठीक है। एसटी हो गए जिसको हम बोलते हैं, एसटी, एससीज, ओबीसीज, और ये सारी कैटेगरीज के जो लोग होते हैं, फिज़िकली मेंटली जो चैलेंजेस लोग जिनको चैलेंजेस हैं कि भाई वो चल उठ बैठ नहीं सकते और वो पढ़ पा रहे हैं, उनका दिमाग चलता है, इंटेलिजेंस है, बट ना उनको वो तवज्जो नहीं मिली या उनको उनके लिए कोई एक्ट नहीं बना। जैसे कि आप समझते हैं कि आरसीआई, रिहैबिलिटेशन, ये सभी उसके लिए बन रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि कोठारी कमीशन इसको भी इंक्लूड करता है। एज अ साइंस एंड मैथ इज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। तो कह रहा है कि भाई साइंस हो गया और मैथ्स हो गया, दोनों ही क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए। अगर हमें नेशन की ग्रोथ करनी है तो हमें मैथ्स और साइंस दोनों को ही अपग्रेड करना होगा। लाइक अगर हमें आगे बढ़ना है तो कटारी कमीशन मैथ्स और साइंस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। The commission recommended reforms to improve education at a university level by paying special attention to postgraduate level research. अब कह रहा है कि भाई इसमें ना एजुकेशन की रिफॉर्मेटी की बात कही है कि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म करना है। तो भाई यूनिवर्सिटी में जो मास्टर डिग्री की जा रही है या पोस्ट ग्रेजुएशन की जा रही है वो एक प्रॉपरली हो, प्रॉपर रिसर्च करके हो, ठीक है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लाइब्रेरीज, उन बच्चों को जो बच्चे कर रहे हैं मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको एक प्रॉपरली लाइब्रेरी फंडेड हो, लेबॉर्ट्रीज हों ताकि वो अच्छा से अच्छी एक्सपेरिमेंटेशन कर पाए, फंड उनको मिल जाए। जैसे कि मास्टर्स एमए थोड़ा हो जाती है, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर्स इन साइंस हो सकती है, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए जिसे हम बोलते हैं, तो बीटेक, एमटेक, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो कि आती हैं। तो कहने का मतलब है कि इनमें प्रॉपरली फंडेड हो, इनको फंड किया जाए यूनिवर्सिटीज़ को, सो दैट कि वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनको क्या करे, बच्चों को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोवाइड की जाए, सो दैट कि जो वो काम करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सोशियोलॉजिस्ट हो, समाज में कोई अगर अपनी थियरीज पब्लिश कर रहा है या कोई प्रोफेसर हो, तो एक तरीके से वो अच्छा वैल्यू दे पाए, किसी भी चीज़ को अच्छी वैल्यू उसकी क्रिएट हो पाए। तो सीधा ये कहने का मतलब है। अब क्या रिजल्ट्स क्या आए वो देखते हैं। इसके रिजल्ट्स यही थे कि द एजुकेशन सिस्टम एट द नेशनल लेवल वॉज अलाइन इन 10+2+3, बट ये चेंज हो गया अब 3+3+4। आई थिंक यही था, यही होगा रिकमेंडेड। इसमें 10+2+3 था, है ना। ग्रेजुएशन 3 साल, 2 साल 12, मतलब 11वीं और 12वीं, और 10 साल जो है वो आपके वो रहेंगे। ओ माय गॉड, दिस इज गॉट, सॉरी एवरीबॉडी, सो मेरे से पीछे हो गया फ़ोन में। तो इसमें रिजल्ट्स यही था, पैटर्न इस तरह से पैटर्न बना, और ये चेंज हो गया है। वैसे आपको बता दूं 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये चेंज हो चुका है पैटर्न, अभी ऐसा पैटर्न नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन क्या थी कि भाई वाज ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन, ये पहले ये वाली थी,
अब ये चेंज होके नेशनल पॉलिसी ये 2020 हो गई यार। ये पहले पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, द बिल वॉज पास्ड पार्लियामेंट, किसकी लीडरशिप पे? इंदिरा गांधी की, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे ये पास हुआ था बिल। इंदिरा गांधी जी ने इसको पास किया था। और नेशनल एजुकेशन, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इवन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986 which were formulated under the leadership of the former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi, was influenced by the recommendations of Kothari Commission. भाई जो नेशनल पॉलिसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की जो आई थी, वो बेसिकली ये सारी इसकी ही रिकमेंडेशन पे डाल दी गई थी। मतलब कहने का मतलब है कि जो कटारी कमीशन 1964 में आ रहा था, जो भी उसने बातचीत की थी एजुकेशन की रिफॉर्मिटी या ये सब चीज़ों के बारे में बात की थी, ये सारी की सारी टीप दी राजीव गांधी जी ने किस में? नेशनल नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में, जो कि कब आई थी? 1986 में। ठीक है, इसके बाद ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर एंड जस्ट नॉट रिग्रेटिंग माई लर्निंग्स। एनीवेज गाइज, मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ। Next is that it has been reported that even the national education policy on education in 1986, ये तो मैंने बोला ना अभी, was influenced by the recommendations of, काफ़ी influence थी TP नहीं, sorry. As per recommendations of Kothari commissions, the education sector in India was stratified into the national bodies, state bodies and central board. ठीक है, देखो आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक्स, वो कौन से बेसिस की है? सेंट्रल लेवल की है, सेंट्रल बोर्ड है वो। स्टेट लेवल जैसे कि मान लो कि आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो तो वो स्टेट बोर्ड हो गया, नेशनल बोर्ड भी हो गया सेंट्रल वाला, अच्छा सेम। तो ये सारी एजुकेशन सेक्टर स्ट्रैटिफाई किया गया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड सम लिटिल बिट थिंग्स हियर, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट कंक्लूडिंग ऑल द स्टफ कि कोठारी कमीशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।